हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की पावन धरती से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में और आज हम मिल करके इस क्लास को अंजाम देते हैं। ये क्लास पावर जनरेशन की चल रही है और पावर जनरेशन के हम तीसरे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लाइन है कि जो रुलाकर हंसा दे उसे पिता कहते हैं, जो रुलाकर खुद भी रो दे उसे माँ कहते हैं। याद रखिएगा और गौर कीजिएगा दोस्तों, जो रुलाकर खुद भी रो देना उसे माँ कहते हैं और जो सुबह बिस्तर से उठा दे उसे मेरे भाई सपना कहते हैं। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए दोस्तों आपको संघर्ष की इस मैदान में उतरना होगा। तो आइए मिल करके प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। और हर प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो जो भी मैं बोर्ड में देने वाला हूं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। उठाइएगा दोस्तों अपना नोटबुक और कलम से क्रांति करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का दोस्तों बेस्ट कंटेंट और बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं, है ना। तो बस आज अपने टाइम का 20 से 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट दे दीजिए। बाकी सारे सवाल आपके मुट्ठी में होंगे। हर सवाल का जो कंट्रोलिंग है वो आपके हाथ में होगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शंट रिएक्टर होती है ना, जो शंट रिएक्टर है, इसका जो शंट रिएक्टर कंपेंसेशन द्वारा किसी संचरण लाइन की कौन सी हानि को ओवरकम किया जा सकता है। तो ये देखिए फेरांटी प्रभाव होती है, इसी को कम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फेरांटी प्रभाव के अलावा और किस हानि को आप कम कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा शंट रिएक्टर के बारे में सबसे पहले जानिए कि जो शंट रिएक्टर होती है मेरे भाई, ये कौन सी, इसका नाम क्या है वास्तविक नाम। तो शंट रिएक्टर जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में इंडक्टर होता है। ये क्या होता है, एक्चुअल में इंडक्टर होता है। और इंडक्टर क्या होती है, एक इसके अंदर एक कॉइल का गुण होता है, यही आपका क्या होता है, बेसिकली इंडक्टर होता है। ये जो शंट रिएक्टर है ये फेरांटी प्रभाव को कम करती है और साथ में ये वोल्टेज रेगुलेशन को भी कम करती है। और इसी के अलावा जब इसे हम 400 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक की लाइन में इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये पावर फैक्टर को भी ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है ना। ये क्या करती है, पावर फैक्टर को भी ये सुधारती है। इतना जो बात है इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है ये क्या हो चुका है, फेरांटी प्रभाव कम हो सकती है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर पहला हो चुका है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा ना, है ना। हर क्वेश्चन को कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा मेरे भाई। तो अगर आपको दहाड़ना है तो फिर इस दूध को दोस्तों आपको क्या करना होगा, पीना ही होगा, है ना। जब किसी संचरण लाइन में रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज आपको प्राप्त हो रही है ना, रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से लाइट तथा मध्यम भार पर अधिकतम प्राप्त होता है, यह कौन सी प्रभाव कहलाती है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज को अगर आपको बराबर करना है ना, रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज को आपको क्या करना है, बराबर करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है ना। इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है कि फॉर्मूला नोट करिएगा, एक्स एल एस एच बराबर रजिस्टिव वोल्टेज बटा रजिस्टिव करंट बराबर B बटा 1 माइनस ए। ये क्या है, ये इसका एक फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला को छापिएगा। ये फॉर्मूला जो है ये क्या करेगा कि कहने का बेसिकली मतलब है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज का अगर वोल्टेज एक बराबर करना चाहते हैं तो किस रेटिंग का आपके पास आपको रिएक्टर लाइन में लगाना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला ये मैंने आपके सामने रख दिया है ना। इसको नोट कीजिएगा। इसका जो आंसर है ये फेरांटी प्रभाव है ना। इसका जो आंसर है ये फेरांटी प्रभाव है। और फेरांटी प्रभाव का देखिए डेफिनेशन भी यही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि फेरांटी प्रभाव जनरेट किस कारण से होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके कारण से होता है, ये चार्जिंग करंट के कारण से होती है। किसके कारण से, ये चार्जिंग करंट,
है ना, चार्जिंग करंट के कारण ये क्या होती है, ये जनरेट होती है। चार्जिंग करंट इसका क्या है, मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, टावर्स लाइन्स होते हैं ना, इस प्रकार से टावर्स लाइन्स होती हैं। देखिएगा ये एक टावर लाइन है ना, ये क्या है, एक टावर है। इस टावर में यहाँ पर आपको 2 वायर दिखेंगे, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया कितने पैरामीटर्स होते हैं किसी संचार लाइन में, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और फिर कंडक्टेंस, है ना। 4 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें से देखिएगा ये जो आपके कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस होते हैं ना, ये दोनों के दोनों नेग्लेजिबल माने जाते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। इसको नगण्य माना जाता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। कैपेसिटेंस और फिर आपका ये कंडक्टेंस होता है। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये अर्थ है। इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप होने के कारण यहाँ पर कैपेसिटेंस आ जाती है ना। और कैपेसिटेंस के कारण चार्जिंग करंट आती है ना। और यही चार्जिंग करंट क्या करती है, ये जो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज होता है, जहाँ से हम वोल्टेज को मेरे भाई प्राप्त करते हैं ना, वहाँ से वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है ना। यानी कि हमने अपने घर से भेजा कम और वहाँ पर पहुँचा ज़्यादा, है ना। ये तो सरासर अन्याय हो गया। तो इस अन्याय से बचने के लिए किस रेटिंग का जो रिएक्टर है वो लगाना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, है ना। छापिएगा इस फॉर्मूला को। इसके अलावा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि 2 पोर्ट नेटवर्क, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है का क्या कार्य होता है, और एक नया क्वेश्चन भी है। इसके द्वारा हम धारा ज्ञात कर सकते हैं और साथ में हम वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम वोल्टेज ज्ञात करना हो आपको तो भी आप इसको 2 पोर्ट नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क और कुछ नहीं होता। देखिए इस प्रकार से एक ये क्या है, मान लीजिए ये नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क में देखिए इनपुट में भी एक पेयर है, यानी कि इनपुट में भी 2 टर्मिनल्स हैं और आउटपुट में भी इस प्रकार से 2 टर्मिनल्स हैं। यानी कि एक पेयर इनपुट में है, एक पेयर आउटपुट में है। तो यही आपका 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है बेसिकली। और करंट और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। देखिए सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे ना उतने ही बेहतरीन तरीके से ये इस क्लास में देखिए मज़ा आने वाला है। लाइक आपका ना हमें मोटिवेट करता है और आपका लाइक करना हमें ऐसा अनुभव देता है जैसे कि मानो कि ये क्लास आपको ना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल से दिल तक की क्लास में दिल का इमोजी दोस्तों भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। हर स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहला काम है कि प्यार बांटिए, इस चैनल के साथ प्यार बांटिए, हमारे साथ प्यार बांटिए, है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 44 के साथ भी प्यार ही बांटना है कि सर्ज किस प्रकार का सिग्नल है। तो ये सर्ज देखिए किस प्रकार का सिग्नल है, ये इंपल्स का मतलब क्या है, इंपल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है आवेग, है ना। जब कोई ट्रांसमिशन लाइन पे या फिर किसी सर्किट पे किसी भी प्रकार का, है ना, किसी भी प्रकार का कोई आकाशीय बिजली गिरती है ना, वो किस टाइम पर गिरती है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी आकाशीय बिजली, है ना। ये क्या है, आकाशीय बिजली। और ये जब 0 टाइम पे गिरती है, किस टाइम पे गिरती है, टाइम बराबर 0 सेकेंड, टाइम बराबर 0 सेकेंड। और टाइम अगर 0 है तो फिर जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो होगा आपका अनंत। टाइम जब 0 होता है तो फ्रीक्वेंसी अनंत होती है, यानी कि आकाशीय बिजली किसी ट्रांसमिशन लाइन पर जब गिरती है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान अनंत हो जाता है ना। एक बढ़िया सा पॉइंट आपके लिए मिल गया। तो इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर टाइम बराबर 0 है तो फिर इंडक्टर होते हैं, है ना। जो इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। इंडक्टर जो होते हैं ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंपल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 400 किलोवोल्ट से अधिक की संचार लाइन के लिए सबसे उपयुक्त जो कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर का आपको नाम बताना है। ये है आपका हॉलो कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं खोखला कंडक्टर, है ना। 400 किलोवोल्ट। अब 400 किलोवोल्ट को अगर आप किलो से
1000 निकालेंगे, है ना, किलो से 1000 जब आप निचोड़ेंगे तो फिर 4 लाख वोल्टेज हो जाएगा, है ना। देखिए कई बार ना एग्जामिनर आपकी आंख में धूल झोंकना चाहता है, ठीक है ना, तो फिर आपको इस प्रकार से अपने आप को सेफ रखना है कि किसी भी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछे आप उसका आंसर बिल्कुल दे सकें। स्किन इफेक्ट निम्न कारणों पर निर्भर करती है, ये फ्रीक्वेंसी पर भी, ये चालक पर भी, रिलेटिव परमिलिटी और चालक की गहराई, है कंडक्टर की डेप्थ आ गई ना। तो देखिए इस कंडक्टर की डेप्थ के बारे में सुनिए। कंडक्टर की डेप्थ जो होती है मेरे भाई, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डेल्टा से। और जो स्किन प्रभाव होती है, ध्यान रखिएगा, जो स्किन प्रभाव होती है, ये स्किन प्रभाव डेल्टा के क्या होती है, समानुपाती होती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये आपका इंक्रीज होता है डेल्टा तो स्किन प्रभाव क्या होती है, कम हो जाती है। और इस डेल्टा के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ ना, इस डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा, इस डेल्टा का फॉर्मूला लिखिएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगी 1/अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ये क्या है, इस डेल्टा का फॉर्मूला होता है ना। तो डेल्टा कम अगर करना है तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी का मान घटाना होगा। और आपने देखा है कि जब भी सर्ज नहीं, आकाशीय बिजली जब किसी भी लाइन पर गिरती है तो फिर फ्रीक्वेंसी का मान अनंत हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का मान अनंत हो गया तो फिर देखिए क्या होगा, आपका जो डेल्टा है ये 0 हो जाएगी, है ना, डेल्टा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डेल्टा किस पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा स्किन इफेक्ट के जस्ट उल्टा है ना, ये मैक्सिमम हो जाएगा स्किन इफेक्ट। तो सारे पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। शक्ति वितरण के लिए सब स्टेशनों को वितरण हेतु प्रयुक्त क्षेत्रों से जोड़ता है, तो ये फीडर लाइन से जोड़ता है इसको। ये किस लाइन से जोड़ता है, फीडर लाइन से जोड़ता है। और मुख्य सर्विस लाइन की अगर मैं वोल्टेज पूछूं आपसे कितना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। किसी शक्ति प्रणाली में दोष कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए यांत्रिक दोष तो ये बिल्कुल सही है ना, यांत्रिक दोष सही है। विद्युत दोष, हाँ देखिए जो विद्युत दोष होते हैं ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी दोष और जो दूसरी होती है ये होता है अस्थायी दोष। दूसरी कौन सी दोष है, ये अस्थायी दोष है, यानी कि परमानेंट और टेम्पररी फॉल्ट। और ये जो आपका अस्थायी दोष होता है ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममिति और दूसरा होता है असममिति दोष, है ना। यानी कि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट ये 2 प्रकार के होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल फॉल्ट ये 2 टाइप्स के होते हैं। यानी कि ये क्या है, ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, ये इसका नाती है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सारे ही मिले जुले हैं, है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिएगा और बढ़िएगा आगे की तरफ, है ना। आपका सपना देखिए दोस्तों, आपका जो ड्रीम है ना, ये क्वेश्चनों के रूप में आपके सामने आ रहा है। बस आपको पहचानना है, इसे क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानिए इस क्वेश्चन का आंसर कि एल्यूमिनियम बस बार चालक की जो परास होती है वो सामान्यतः कितना होता है। देखिए जो ग्रिड स्टेशन होते हैं, कौन से ग्रिड स्टेशन, जो छोटे प्रकार के ग्रिड सब स्टेशन होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इसमें 3 से लेकर के 4% हार्ड ड्रॉन कॉपर का प्रयोग करते हैं, या फिर यहाँ पर हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और यही जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है, इसी की रेंज पूछी जा रही है आपसे 160 mm स्क्वायर से लेकर के 1000 mm स्क्वायर इसकी क्या होती है, इसकी परास होती है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, 160 mm स्क्वायर से लेकर के 1000 mm स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए जो भी इस क्लास को देख रहे हैं ना, उसको एक बात तो बताना होगा कि आप कहां से इस क्लास को देख रहे हैं, है ना, आपका जन्मभूमि कहां है, आप कहां पर खड़े होकर के इस धरती के किस कोने से हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, है ना, बस आपको इतनी सी जानकारी आपको देना है।
शून्य भार पर परिपथ को उच्च वोल्टता की सप्लाई प्रदान करता है। ये तो होता है आपका आइसोलेटर स्विच। आगे चल के इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैं उसको भी उस पर डिटेल से बताऊंगा कि आइसोलेटर स्विच जो होती है ना, ये वर्क कैसे करती है, ये जीरो लोड पर। ठीक है, अगला संचरण लाइन में मिश्रित दोष। अब हाँ, मिश्रित दोष का मतलब क्या होता है? मिश्रित दोष का मतलब होता है, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, है ना। यानी कि पानी और शक्कर, नींबू, जीरा जो भी होता है सबको आपस में एक साथ मिला दो और फिर उससे बन जाता है मिश्रण, घोल तैयार होता है। उसी प्रकार से अब जो आपका संचरण लाइन होता है इसमें भी एक फॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फॉल्ट। मिक्स्ड फॉल्ट को मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताना चाहूंगा कि जैसे कि किसी विशाल वृक्ष की टहनी होगी। आपने देखा होगा ना कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, जो लाइन ऊपर से ट्रांसमिट हो रही होती है, उसी के नीचे कोई एक ऐसा पेड़, अब कोई छोटा मोटा पेड़ तो होगा नहीं, वो पेड़ होगी तो बहुत, जैसे कि बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, है ना, और इसके अलावा जो यूकेलिप्टस का होता है इसका पेड़ हो गया। मान लीजिए कि उस लाइन पर टच हो गया, तो टच होने से क्या होता है कि मान लीजिए कि ये दो फेज है, यहाँ पर बीच में क्या आ गई, यहाँ पर बीच में पेड़ आ गया, है ना, बीच में पेड़ आ गया। ये दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और फिर ये पेड़ खुद इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। यानी कि सिरोपरी लाइन के दो या दो से अधिक चालकों से एक साथ संपर्कित होना, है ना, एक साथ संपर्कित होना, ये क्या कहलाता है? आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड फॉल्ट, है ना। तो बताइए क्या समझ में आ रही ये चीजें? अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो बिल्कुल लाइक वाले बटन को दबाते रहिएगा। सामान्य और असामान्य परिस्थितियों के दौरान शक्ति प्रणाली में स्विचिंग तथा इंटरप्टिंग करंट से संबंध रखने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? इसको हम कहते हैं स्विच गियर। इसको हम क्या कहते हैं? स्विच गियर। अब स्विच गियर के सारे कार्य सुनिए। ये क्या करता है? ये उपकरणों की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? उपकरण की सुरक्षा करता है। इसके अलावा क्या करता है? ये शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, शॉर्ट सर्किट मतलब लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए फॉल्ट के समय, है ना, फॉल्ट के समय सर्किट को, या फिर सर्किट से अच्छा शब्द लिखिएगा लाइन को। ये लाइन को क्या करती है? ऑटोमेटिक, ये क्या करती है? ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देती है ना। ये डिस्कनेक्ट करना ये भी इसी का काम होता है ना। और स्विच गियर का हाथ कहाँ पर होता है? जैसे कि जो लोड होता है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इसका हाथ होता है। तो उपकरणों की सेफ्टी देना, फॉल्ट के समय लाइन को फॉल्ट वाले पार्ट से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करना और फिर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब किसका काम होता है? यही तो काम है दोस्तों सामान्य और असामान्य परिस्थितियों में, है ना। सामान्य और असामान्य परिस्थितियों में क्या करता है? ये स्विच गियर जो होते हैं ये काम करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सिरोपरी प्रणाली की तुलना में भूमिगत प्रणाली में प्रारंभिक लागत कितना होता है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप चाहें तो इनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, है ना। और ये फोकट में नंबर दे जाते हैं, वो क्वेश्चन है। ये फोकट में आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, है ना। बस ये सपोर्टर के लिए आपके क्वेश्चन है। डिस्ट धारा वितरण प्रणाली तथा प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली में सबसे विश्वसनीयता किसमें है? तो ये प्रत्यावर्ती में है। प्रत्यावर्ती में क्यों है? देखिए क्योंकि प्रत्यावर्ती में हम ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा इसमें फॉल्ट वगैरह जो ढूंढना होता है वो आसानी से हम फॉल्ट का डिडक्शन कर सकते हैं, है ना। और कॉस्टिंग वगैरह जो होती है ये क्या होती है? लागत मूल्य जो होता है ये भी कम होता है ना। तो ये सारी इसमें खूबियां हैं, इसलिए इसको इकोनॉमिकली माना गया है। द्वितीयक वितरक प्रणाली का वोल्टेज परास स्तर कितना है? बताइए, इसको भी बताने वाली ये कोई क्वेश्चन है। 415 वोल्ट। ये प्राथमिक संचरण का है, ध्यान रखिएगा। ये किसका है? ये है आपके प्राथमिक संचरण का, है ना। ये है प्राथमिक संचरण लाइन में जो वोल्टेज की रेंज होती है उसके बारे में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। और द्वितीयक संचरण, सॉरी ये संचरण नहीं, ये फिर आपका वितरक है। ये क्या है? ये है वितरण लाइन, है ना।
ये कौन सी लाइन है? वितरण लाइन। तो संचरण लाइन मत लिखिएगा, ये है आपकी वितरण लाइन। 11 किलो वोल्ट संचरण में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, ये संचरण में नहीं आती है, ये आती है डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम इस्तेमाल मिलते हैं। 132 किलो वोल्ट सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग टाइम कितना होता है? अब आए दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, 132 किलो वोल्ट की सर्किट ब्रेकर किसी सब स्टेशन, किसी ग्रिड स्टेशन में, जनरेटिंग स्टेशन में लगी हुई है, बहुत बड़ी मान लीजिए। अगर कोई फॉल्ट आता है तो कितने मिली सेकेंड, माइक्रो नहीं मिली सेकेंड में वो काम करती है? तो वो काम करती है आपका 100 मिली सेकेंड। यानी कि ये किसके लिए है? ये है आपका 132 किलो वोल्ट वाला, है ना। ये कितना है? 132 किलो वोल्ट। और 40 मिली सेकेंड किसका होता है? ये 400 किलो वोल्ट का अगर सर्किट ब्रेकर है। और 60 वाला कितना है? 220 किलो वोल्ट। यानी कि एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जितना ज्यादा कैपेसिटी का जितना ज़्यादा रेटिंग का सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं ना, उतना ही इनका जो ब्रेकिंग टाइम है कम होता है। इसको मिली में अगर कन्वर्ट कर दें कि 0.4 मिली सेकेंड में ये क्या करती है? सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है फॉल्ट वाले पार्ट से, है ना। ये बात है। आइसोलेटर स्विच किस लोड पर सर्किट को उच्च वोल्टेज सप्लाई से अलग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसको हम नो लोड पर अलग करते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि बस थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो नो लोड पर, अब देखिए नो लोड पर ये क्या करता है? हाई वोल्टेज सप्लाई से सर्किट को अलग करता है। और नो लोड पर यानी कि आइसोलेटर जो होता है ना, इसको ये एयर ब्रेक टाइप के होते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? एयर ब्रेक टाइप के होते हैं, जिसको ऑपरेट किया जाता है मोटर के द्वारा, है ना। मोटर द्वारा इसको हम क्या करते हैं? मोटर के द्वारा इसको हम संचालित करते हैं, है ना। अब ये होते हैं 2 प्रकार के। इसके कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार हैं ये 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका देखिए 1 पोल टाइप, है ना। और दूसरा है 3 या फिर 6 पोल टाइप। तो जो 1 पोल टाइप होते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है 50 किलो वोल्ट से कम, है ना। 50 किलो वोल्ट से कम लाइन में 1 पोल वाला आपका आइसोलेटर स्विच इस्तेमाल किया जाता है। और 50 किलो वोल्ट से अधिक लाइन में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 3 या फिर 6 पोल आइसोलेटर स्विच का आप प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी पोल होते हैं और मोटर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और फिर एयर ब्रेक सिस्टम से ये काम करते हैं, यानी कि एयर ब्रेक टाइप के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लिखेगा, नोट कीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। ग्रिड सब स्टेशन में बस बार का आकार कैसा होता है? तो ये देखिए होता है आपका वृत्त के आकार का भी होता है, आयत के आकार का भी होता है। फाइनली जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही आपका करेक्ट होने वाला है ना। यानी कि जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम अपने मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। सब स्टेशन में लगे इंसुलेटर किसको आधार प्रदान करते हैं? तो ये जो संजीवित कंडक्टर होते हैं, लाइव कंडक्टर जो होते हैं इनको, और जो बस बार होते हैं इनको, है ना। यही क्या करते हैं? इंसुलेटर जो होते हैं। और कई प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, देखिए कई टाइप्स के इंसुलेटर होते हैं। और पोस्ट इंसुलेटर का काम होता है दोस्तों कि बस बार चालक को सपोर्ट करना। ये भी छापिएगा अपने नोटबुक के अंदर। विभव परिणामित्र को कितने वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 380 किलो वोल्ट से अधिक, जहां पर किलो नहीं, ओनली वोल्ट, 380 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज रेंज पर ही हम विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी कि उपकरण ट्रांसफार्मर का ये एक प्रकार होता है ना। इसके अलावा जो आपका धारा परिणामित्र होता है वो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही प्रकार होता है। तो बताइए, एक ही झटके में सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके नोटबुक तक पहुंच चुका या फिर नहीं पहुंचा, है ना। ध्यान से देखिए दोस्तों इस लाइन को दोबारा, कि जो रुला कर हंसा देना उसे पिता कहते हैं, और जो रुला कर खुद भी रो दे दोस्तों उसे माँ कहते हैं। और ये सारा क्लास उसी माँ के हवाले
हवाले कर दिया मैंने, है ना। और जो सुबह बिस्तर से उठा देना मेरे भाई, वही आपका सपना है। और सपना ऐसा होना चाहिए जो अंदर एक ख्वाहिश जगा दे, जो अंदर एक बेचैनी जगा दे, सपना ऐसा होना चाहिए, है ना। और सपना वो सपना क्या जो आंख बंद करके देखी जाती है, वो हकीकत नहीं होते। अगर सपने को, आपको अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों सपनों से लड़ना होगा। और सपनों से लड़ने के लिए ना सुबह आपको जागना होगा। तो ये क्लास दोस्तों आपके हवाले हो चुका है। अब जो मर्जी वो आप कीजिए इस क्लास का, है ना। जितने बार देखना चाहेंगे उतने बार देखिएगा इस क्लास को, और एक बार प्यार से बोलिएगा क्लास में मजा आया कि नहीं, है ना। अगर आया दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं मैं, आप देखिएगा और डाउनलोड कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं कल सुबह दोस्तों, दोबारा मैं आपके सामने आऊँगा एक नया क्लास लेकर के। पावर जनरेशन का ये चौथी क्लास जो होगी, ये लास्ट क्लास होगी, है ना। 4 क्लास लेंगे क्योंकि पावर जनरेशन अपने आप में खुद दोस्तों एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो 4 क्लास में इसका हम निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, प्यार जरूर दीजिएगा मुझे और इस क्लास को। बाकी कल सुबह फिर से मिलते हैं और एक धमाकेदार सेशन करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।